वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अंकित कुमार मेहरिया और आज से मैंने अपनी जेपीसी की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी है। और कुछ समय ऐसा बीता जो काफ़ी विचलित करने वाला था। आज एक कॉल आया मेरे पास और उन्होंने मुझसे मेरी स्ट्रेटेजी पूछी कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। उन्होंने जो अपना डिस्क्रिप्शन पूरा बताया, बायोडाटा वगैरह दिया, तो वाकई में लगा मुझे कि अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारी बहुत ज़रूरत है, उन्हें मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। वो दिन भर किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं, फिर रात में वो प्रिपरेशन करते हैं अपनी जेपीएससी की, और बहुत ही मेहनती इंसान है। उनके पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में और माताजी भी बीमारी से ग्रसित है, सेम मेरी वाली हालत है। तो उन्होंने पिछली बार दिया था जेपीएससी पीटी, तो वो क्लियर नहीं कर पाए थे, अफसोस की बात है। तो जब उन्होंने मुझे फेसबुक में देखा और आज मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बताएं, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप भी एक युद्ध में खड़े हैं और सामने वाला भी युद्ध में खड़ा है, लेकिन कभी कभी हालात और परिस्थिति ऐसे दौर पर ले आती है जो ज़रूरतमंद है उनके लिए हमेशा खड़ा होना पड़ता है। वो भी मेरे कंपटीटर हैं और कंपटीटर को अपना स्ट्रेटेजी बताना, समझ रहे हैं आप क्या है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ वो जाने, और अगर वो सिलेक्शन हो जाए उनका तो मैं बहुत खुश हूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो उनका सिलेक्शन हो जाए, वो अच्छा करें, क्योंकि उनकी रियली में हालत बहुत ख़राब है। और उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भी भेजे जो मैं देखा, तो मैं चाहता हूँ कि अब उन जैसे लोगों के लिए भी जो पूरी तरह से असमर्थ है लेकिन प्रयास करना चाहते हैं, आप जहाँ तक हो सके अच्छा करने का प्रयास कीजिए। आपके साथ कोई कैसा करे ये मत सोचिए, होने दीजिए जो हो रहा है। प्रयासित रहिए, कभी किसी का मदद कर पाए, कभी किसी को अगर हेल्प कर पाए तो करने का ज़रूर प्रयास कीजिए। और वो आप मैं कभी भी शेयर, उन्होंने क्योंकि स्पेशली मुझे कहा कि सर शेयर नहीं करना है इस चीज़ को, प्लीज़ आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग भी देखेंगे उन्हें तो रियली में आप लोग भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे आप लोग भी। तो एक हाथ से उनकी लेफ्ट हाथ नहीं है और एक ही हाथ से वो काम भी कर रहे हैं, अपनी माता जी की दवाई की खर्च भी उठा रहे हैं, रहन पोषण भी कर रहे हैं और जीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर आज मुझे लगा कि रियली में बहुत जन ऐसे होते हैं जिन्हें हम जैसे लोगों की मदद की दरकार है, इसलिए मैं लाइव आया और उनकी जो इच्छा है कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं, मैं कैसे तैयारी करूंगा या मैं ये आने वाली जीपीएससी के लिए क्या क्या बुक्स पढ़ूंगा, तो मैं उनके लिए ज़रूर अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और सबों को चाहता हूँ सब अच्छा करें, जो भी जहाँ हैं, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी हैं, अपने माता पिता की के लिए ईमानदारी से पढ़े। माता पिता, जिनके पिता नहीं होते उनसे पूछिए पिता की दर्द क्या होती है। पहले मैं भी बहुत आराम से घूमता फिरता था, कभी दिक्कत नहीं हुई, ना कभी कुछ समझने की प्रयास किया मैंने भी कि क्या चीज़ होता है, लेकिन आज पिताजी जाने के बाद समझ में आता है दुनिया क्या है। तो पिता की अहमियत बहुत बड़ी हो जाती है, पिता माता की। प्रयास कीजिए माता पिता को खुश रखें, उनके सपनों को पूरा करें। और स्पेशली मैं उनके लिए, अगर वो जैसे मुझसे नोट्स भी मांगे, मैं आपको अपना नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। मैं रियली में बहुत आज ज़्यादा भावना में बह गया, मतलब ऐसा दृश्य था कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं एक बड़े पोस्ट पर पहुंचने की।
अगर आप उन्हें, उनका हाथ जोड़कर मुझसे निवेदन था कि सर नहीं दिखाइए फ़ोटो प्लीज़ आप, तो मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन भगवान करे आपकी सिलेक्शन हो जाए, मेरी यही दुआ है। बहुत बहुत मेहनती हैं आप। हमें लगता था कि हम ही लोग शायद मेहनत करते हैं, लेकिन आपको देखकर आज मैं सच में, मुझे बहुत ही अपने आप में लग रहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ते और कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले ने जितना दिया, पापा पिताजी ने जितना सिखाया, जिस तरह से सिखाया, उसी नक्शे कदम पर हैं। समाज दुनिया जो सोचे, जिस तरफ मोड़ मोड़े मोड़ने दीजिए, अपना प्रयत्नशील रहिए। और मैं आपके लिए अपना सब स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, साथ में आपके साथ साथ सब लोगों का भी ये मेरी स्ट्रेटजी पता चलेगी। और मैं रियली में ऐसे ही अपनी तैयारी कर कर JPSC PT एग्ज़ाम देने जाऊँगा। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जब वो वीडियो देखें तो अपनी एड्रेस भी मुझे व्हाट्सएप में भेज दें। मैं आपको अपनी पूरी नोट्स की जेरॉक्स भेज दूँगा। और अगर कुछ सहायता आपको मेरी तरफ से और भी लगे तो आप निस्वीकार रखकर बोलें। मैं जहाँ तक समर्थवान हूँ आपका मदद ज़रूर करूँगा। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। रियली में सबसे पहला काम कीजिए आप, राकेश जी, उनका नाम राकेश है, नाम भी उन्होंने लेने के लिए मना किया था बट सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। बट राकेश जी, आप सबसे पहला काम कीजिए, पहले आप एक सिलेबस अपना रखिए। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी क्वेश्चन बैंक्स और सिलेबस हर समय आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आप जिस युद्ध में उतरने जा रहे हैं वहाँ की रणनीति नहीं पता, कैसे युद्ध लड़ा जाता है नहीं पता, कोई मार्गदर्शन नहीं है आपके पास, जैसे आपने बताया मुझे। और मैं चाहता हूँ कि पहले आप एक सिलेबस ले लें। अगर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो मैं भेज दूँगा आपको बाय कुरियर, चिंता ना करें। और दूसरी चीज़, बुक्स तो सब उपलब्ध नहीं करा सकते आपको राकेश जी, लेकिन जो भी मटेरियल्स मेरे पास है उनकी जो जैसे मैं अपना स्ट्रेटजी बनाऊंगा, जो बुक्स के मिलाकर वो सब चैप्टर्स की मैं आपको जेरॉक्स भेज दूंगा। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट्स अच्छे से कर लीजिएगा और ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर आप एग्ज़ाम पास करेंगे। देखिए, मेरी स्ट्रेटजी थी, सबसे पहले हम आज भी वही कहते हैं, बच्चों को भी वही कहते हैं और मैं भी वही कह रहा हूँ। देखिए, क्लास 10 की बुक है ये, NCERT, मैं इसी को पढ़ रहा हूँ। ये भी क्लास 10 की बुक है, मैं इसी को पढ़ रहा हूँ। सोशल की क्लास 8 की बुक है, मैं इसी को पढ़ रहा हूँ। झारखंड की सबसे बड़ी एग्ज़ाम देने के लिए, राज्य की सबसे बड़ी एग्ज़ाम देने के लिए मैं क्लास 8 की ही किताब को पढ़ रहा हूँ। तो आप सब समझ सकते हैं कितनी उपयोगिता है और कितना महत्व है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए राकेश जी, और सभी मेरे जितने भी भाई बहन दोस्त जो भी हैं, सभी आप लोग पहले एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जो कम से कम सब PCS का क्वेश्चन हो उसमें। और जो JPSC की जो क्वेश्चन बैंक अभी तक हुई हुई है, मेरे पास 16 वाली ही तक ही है, और अगर आप मिले तो वो ले लीजिए सभी। और उसके साथ साथ एक मैं पहले आपको सेकंड पेपर झारखंड का ही बता देता हूँ, क्योंकि झारखंड PT पास करने का सबसे बड़ा स्ट्रेटजी आपको राकेश जी है कि झारखंड टॉपिक पर बहुत अच्छा कमांड करना। क्योंकि 200 नंबर्स का जब आएगा वो, तो आपको 200 में कम से कम झारखंड टॉपिक से 80 से 75 से 80 क्वेश्चन आपको झारखंड के सही करने ही पड़ेंगे। क्योंकि झारखंड टॉपिक यहाँ के बच्चों का, जो रांची साइड रह रहे हैं, वो झारखंड टॉपिक को बहुत अच्छे से कर कर आते हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाती है वहाँ। तो इसलिए राकेश जी प्रयास कीजिएगा कि आप झारखंड टॉपिक को, और सभी मेरे छोटे भाई बहन कलीग जो भी हैं, जो भी मेरे कंप्यूटर है, सभी झारखंड टॉपिक को अच्छे से करिए। झारखंड टॉपिक के लिए मैं मनीष रंजन की बुक पढ़ता हूँ। शायद मैं तो ये बुक फॉलो करता हूँ। सब जितने भी कंप्यूटर, सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, अपना अपना तरीका होता है। मैं इसे पढ़ता हूँ। कुछ टॉपिक्स मैं पतंजलि वाले के झारखंड से भी पढ़ता हूँ, मनीष रंजन से, पतंजलि वाले से, और मैं
पिछली बार भी ऐसे ही पढ़ा था और कुछ टॉपिक्स में स्पर्धा की ये गाइड आती है, इससे भी पढ़ता हूँ। और उसके बाद मेरी खुद की अपनी नोट्स है जो मैंने दिल्ली में हम लोगों ने मेहनत से बनाई थी, तो उसका भी मैं कुछ भाग्स को यूज़ करता हूँ। जैसे ये मेरी नोट्स है अपनी, तो मैं ये नोट्स को भी पढ़ता हूँ। राकेश जी, ये नोट्स मैं आपको भेज दूँगा, आप निश्चिंत रहें। ये नोट्स है मेरी खुद की बनाई हुई, तो ये नोट्स को मैं आपको भेज दूँगा। मैं नोट्स जल्दी शेयर नहीं करता क्योंकि मैं बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया था, लेकिन मैं आपको ज़रूर दूँगा, अपनी स्पीकर रहें। तो सबसे पहले मैंने झारखंड टॉपिक से स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं, झारखंड के लिए मैं मनीष रंजन, कभी कभी उड़ान को भी देखता हूँ, कुछ चैप्टर्स देखता हूँ। कभी जैसे पतंजलि की भी एक किताब है, उसकी भी कुछ चैप्टर्स देखता हूँ, लेकिन मेनली मैं मनीष रंजन पर फोकस रखता हूँ और अपने नोट्स पर फोकस रखता हूँ। और ये नोट्स से ही मैंने जेपीसी पिछली बार पीटी पास किया था। तो नोट्स प्लस बुक्स, ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और प्लस एनसीईआरटी, जिन टॉपिक्स को पढ़ें उसको ज़रूर किताब की उस टॉपिक से लें। जैसे मैं भी एक टॉपिक्स पढ़ रहा था या पढ़ूंगा, तो उसी के लिए मैंने ये 3 बुक्स रखी है। पहली चीज़ यही दिक्कत होती है कि लोग समझ नहीं पाते, उन्हें समझने में काफ़ी समय बीत जाता है कि क्लास 8 की किताब, 9 की किताब, 10 की किताब, कौन कौन चैप्टर्स कहाँ से मिलेंगे। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी चीज़ यही दुविधा कि कौन कौन चैप्टर्स आपके कहाँ से मिलेंगे, ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। एक अनुभवी आदमी ही आपको वो बता सकता है कि प्राचीन भारत चैप्टर से कौन कहाँ से आ रहा है। अचानक टीपू सुल्तान से मेडिवल हिस्ट्री पहुँच जाएगा एनसीईआरटी, फिर वहाँ मेडिवल से देश आज़ाद होने लगेगा, तो बच्चे को वहाँ पता ही नहीं चलता, उनको लगता है कि ऐसे ही पढ़कर हो जाएगा। लेकिन जब आप कंपटीशन में जैसे जाएंगे, वहाँ बेस सर कमज़ोर है, टीचर्स ने अच्छे से नहीं समझाया, तो बाद में आके बहुत दिक्कत होगी। और जो भी टीचर्स आते हैं ऊपर लेवल के, वो उतनी, आप बड़े कोचिंग्स में एडमिशन ले सकते, बड़े बड़े फी पेमेंट कर सकते, आपके पिताजी अगर सक्षम है तो, लेकिन अल्टीमेट उतनी लो लेवल से आपको कौन समझाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है। परसों मेरी बात हो रही थी, एक हमारे दोस्त के भाई हैं, वो एडमिशन लिए हैं, तो उनकी भी यही दिक्कत है कि ना, उन्होंने बहुत बड़े कोचिंग्स में एडमिशन भी ले लिया, पैसे भी डाल दिए, लेकिन अब उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि टॉपिक्स किधर से किधर जा रहा है। तो एनसीईआरटी ही पढ़ने बोला जा रहा है, वहाँ भी क्लास 6 से लेकर 12 तक की, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे पढ़ें सर। तो मुझसे कहा गया कि हेल्प करने के लिए, तो मैं, चलिए फिर भी आप ऑनलाइन हमसे जुड़ जाइएगा, वो जुड़ेंगे तो मैं उनका हेल्प कर दूंगा। और राकेश जी, ये हिस्ट्री के लिए आप क्लास 8 की एनसीईआरटी, हाँ, तो राकेश जी आप जो है क्लास 8 के वो एनसीईआरटी को थोड़ा देख लीजिएगा, आगे मैं बताता हूँ आपको। और जो भी मेरे कलीग्स हैं, जो भी जूनियर्स हैं, देख लीजिए। मेरी स्ट्रेटेजी यही है, सभी जो तैयारी देने जाते हैं सभी की स्ट्रेटेजी अलग होती है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी होती है, जब भी आप एडमिशन लें, गार्जियंस को पता नहीं होता, वो सिर्फ नाम सुनते हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स का नाम सुनते हैं, जाकर एडमिशन ले लेते हैं। मेरे पिताजी भी यही कर रहे थे, मैं भी नहीं जानता था मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एक्चुअली होता है ऐसा है कि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, फैकल्टीज उस लेवल के रहते नहीं, उसके नीचे लेवल के पढ़ा के चले गए आपको, और आपको समझ में नहीं आया, आप क्योंकि आपने कभी बचपन से पढ़ा नहीं, बेस आपका है नहीं कि आप यूपीएससी लायक हैं कि जेपीसी लायक, कि उन्होंने पढ़ाया भी कि नहीं, कि एसएससी लेवल की पढ़ा के चले गए। तो इसीलिए एक, जिन्होंने भी तैयारियां की है, कोई अगर आपके मित्र हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई भी है, तो उनसे ज़रूर मार्गदर्शन लीजिए कि मेरे बच्चे या मेरी बच्ची ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाएगी, ये मैं चाहती हूँ ये बनना, तो कैसे रणनीति तैयार करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। और प्रयास कीजिए कि मार्गदर्शक भी सही मिले, ऐसा ना हो कि मार्गदर्शक ही आपको और पथ भ्रमित कर दे। तो ऐसा ही राकेश जी मत कीजिएगा, और जो भी हमारे दोस्त हैं मत कीजिएगा, अच्छे लोगों से राय लीजिए। और बहुत मैं खुशी हूँ, आपकी एड्रेस भी मुझे मिल गई है, आप ज़्यादा दूर के नहीं हैं, गिरिडीह के हैं रहने वाले। मैं ज़रूर आपको भेज दूँगा, निश्चिंत रहें। तो इतना तो मैं बता दिया।
आगे आप एक चीज़ और करें राकेश जी, मेरे पास सभी पीसीएस और यूपीएससी के लेवल की क्वेश्चंस बैंक्स हैं, मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ, बनाता हूँ। और आपने जैसे अपनी मजबूरियाँ बताई, उस हिसाब से मैं आपसे ये भी नहीं कर सकता कि आप ट्यूशन पढ़ा लें या कोई स्कूल्स में पढ़ा लें ताकि आपकी रिवाइज वहीं से हो जाए, तो ये भी एक दिक्कत है। सर चलिए, जितना हो सकेगा मैं ज़रूर आपका मदद करूँगा। जब भी आपको रात में 2 बजे 1 बजे जब भी आप मुझसे कोऑर्डिनेट करना चाहें ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए जितना हो सकेगा प्रयास करूँगा, और सच में मेरे दिल से ऊपर वाले से है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। चलते हैं आगे। आप एक काम कीजिएगा राकेश जी, मैं आपको जो प्रोवाइड करूँगा पॉलिटी के लिए, देखिए मैं पढ़ता हूँ यूपीएससी के लिए, मैं डीडी बासु पढ़ता था, लेकिन यहाँ पर क्या है राकेश जी, इतनी बड़ी टॉपिक्स नहीं है यूपीएससी में। आपको लक्ष्मीकांत पूरी की पूरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वो सब टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि नोट डाउन कर लें आप, तो उसी से काम आपका चल जाएगा। जैसे नोट से थोड़ा शेयर कर देता हूँ। संविधान का निर्माण इतिहास थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप की मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा अपना, ठीक है। आप इसे ही कर लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी में इससे बाहर क्वेश्चंस आएंगे या आ सकते हैं, लेकिन गेसिंग तो ये रहता है कि नोट्स पूरा कंप्लीट नोट्स है, यूपीएससी तक की क्वेश्चंस में आ जाती है, तो जेपीएससी की ज़रूर आनी चाहिए, बट कह नहीं सकते, गारंटी ले नहीं सकते, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए एक सिटीजनशिप नागरिकता, ये चैप्टर्स को करके जाइएगा अच्छे से। दूसरा डीपीएसपी करके जाइएगा, मौलिक एफआर करके जाइएगा, फंडामेंटल राइट्स, उससे क्वेश्चंस रहते हैं, डीपीएसपी से रहते हैं। प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को करके जाइएगा, पंचायती राज करके जाइएगा, राज्य सरकार करके जाइएगा, प्रधानमंत्री करके जाइएगा, सीएम करके जाइएगा। तो ये सब कुछ छोड़ नहीं सकते। राज्य के अधीन जितनी सेवाएं हैं उसको मत छोड़िएगा, संघ लोक सेवाएं को मत छोड़िएगा, आरटीआई को पढ़कर जाइएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। प्लस राष्ट्रपति को देख लीजिएगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति आने वाली है झारखंड में, तो इन सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। करंट में भी आपको काफ़ी एक्टिव रहना होगा कि हमारे आसपास क्या हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। तो राष्ट्रीय विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद सब देख लीजिएगा अच्छे से, आर्टिकल्स देख लीजिएगा, एसटी एससी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कर निकल जाइएगा। प्लस 42वां और 44वां संविधान संशोधन कर लीजिएगा। बाकी जो मेरे नोट्स में है आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आप अपने मन से जो चाहें ऐड कर सकते हैं, करके पढ़िएगा। दूसरी चीज़ हिस्ट्री के लिए राकेश जी, हिस्ट्री के लिए भी मैं आपको अपने नोट्स भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और बाकी उसके लिए आप एक बुक आती है एनसीईआरटी के बाद, एनसीईआरटी के बाद की आती है, जैसे मैं बता रहा हूँ हम लोग वही पढ़ते थे, शॉर्ट फॉर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप की आती थी, अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा। खैर उसकी भी जेरॉक्स करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, स्पीकर रही है। तो मुझे लगता है कि हो जाएगा उससे भी हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री का टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइएगा। मिडाइवल, इंसेंट, और 5-5 क्वेश्चन सब में डिक्लेयर्ड है, तो 15 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो स्पीकर होकर के आप तैयारी करके जाइए, ज़रूर होगा। और भारतीय शासन, इसके लिए मैं ये किताब पढ़ता हूँ, कल बता रहा था भारतीय शासन को, ये किताब में मैकरोवेल की आती है, एम लक्ष्मीकांत की, मैं इसे पढ़ता हूँ। और इसके जो टॉपिक्स है मैं आपको बता दूँ कौन कौन टॉपिक्स आपको करनी है अच्छे से। केंद्र प्रशासन को करके जाइएगा अच्छे से, कार्मिक प्रशासन को करके जाइएगा अच्छे से, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को, कानून व्यवस्था प्रशासन को करके जाइएगा, राष्ट्रीय नीतियाँ करके जाइएगा,
अल्पसंख्यक करके जाइएगा, राइट। पुलिस सुधार पर स्वरावली समिति करके जाइएगा अच्छे से। और समिति और आयोग की सूची, ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, और ये करके ज़रूर जाइएगा। संवैधानिक विकास वगैरह को देख के अच्छे जाइएगा, पॉलिटी से ही हो जाएगा, हिस्ट्री से हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आगे इससे आगे क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और इकोनॉमी में चलते हैं। मैं इकोनॉमी में भी आपको भेज देता हूँ अपनी स्ट्रेटजी। इंडियन इकोनॉमिक्स में आप ये पूंजीवादी, समाजवादी, निश्चित अर्थव्यवस्था 7 क्लास के बच्चे समझ रहे होंगे। मैं पढ़ाया हूँ, 8 में पढ़ाया हूँ, हाल ही में पढ़ाया हूँ रेस स्कूल में, तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था उन बच्चों को। कैपिटलिज्म, सोशलिस्ट बहुत अच्छा से पढ़ाया था। तो अगर आप पढ़े होंगे, अच्छे से ध्यान दिए होंगे, तो निश्चित तौर पर वहीं से है क्वेश्चंस। और वही चीज़ हम लोग भी देखिए पढ़ रहे हैं राज्य की सबसे बड़ी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसीलिए मैंने बार बार हम कहते हैं कि बेस वही है। अल्टीमेट विकासशील और विकसित देश राष्ट्र, वही चीज़ क्लास 8 में है। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, राइट। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी, टर्सरी बताया था, वो भी क्लास 8 में, 7 में आप लोगों को अच्छी से बताया था, अच्छी से पढ़ाया था, पूरी डायग्राम बना के पढ़ाया था सनराइज स्कूल में। तो आप निस्पीकर होकर जाइए और क्लास की NCERTs वगैरह को पढ़िए राकेश जी, और बाकी मेरे ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। इनफ है, मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि मैं यही पढ़कर जा रहा हूँ। दूसरी स्ट्रेटेजी, ग्रॉस नेट कैसे निकालेंगे, ICR क्या होता है, ये सब थोड़ी सी ऊपर की चीज़ है, मैं बता दूंगा। CSO थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। एक MSP क्लास 7 में भी MSP की मैं बता के आया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को जो मिलता है, वो पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था, और स्कूल्स में क्वेश्चंस भी वो बना था। तो संदेश के बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया था वो बहुत अच्छे से जान रहे हैं उस चीज़ को, और बहुत डिटेल्स में बताया था क्यों होता है, काहे होता है, क्यों दी जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सोशल साइंस सब्जेक्ट जब भी पढ़ें, जहाँ भी पढ़ें, हमेशा टीचर से क्यों, काहे हर सब्जेक्ट में लगाएं। क्यों, काहे जब तक समझे नहीं आगे नहीं पढ़ें। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। और आप एक काम और कर सकते हैं राकेश जी, अगर आप मुझे देखिए, एक टॉपिक अभी हाल में मैं फिर से बताया था, फिर से बता रहा हूँ, सेम टॉपिक, प्राथमिक बाजार क्या है, द्वितीयक बाजार क्या, मार्केट क्या है। 7 क्लास 7 बुक्स ले लीजिएगा, जाकर 7 क्लास की बुक देख लीजिएगा स्कूल्स के, उसमें मार्केट टॉपिक है। मैंने बहुत अच्छे से बताया था बच्चों को, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट क्या काम है, नहीं है, पूरी खोल कर बताया था, पूरी डिटेल में बताया था। वही चीज़, सेम चीज़ इसमें है, और बहुत अच्छा से है। तो बच्चों का वहाँ कुछ बच्चों का शिकायत भी आ रहा था कि सर किताब नहीं देखते, अपने पढ़ाते हैं। अरे वही चीज़ है, हम लोग पढ़ चुके हैं, और अपना कोई हमारा किताब नहीं, आप ही की किताब है, हम भी यही किताब पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं बताया, स्टैग से भी ये सब थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, बैंक वगैरह के बारे में जानना पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा देखना है, इकोनॉमिक्स हमें। तो राकेश जी सब थोड़ा आप मेरे से कोऑर्डिनेट करिए, और मैं ऑनलाइन भी आकर के वीडियोज़ बना के आपको डाल दूंगा, जो चैप्टर्स की बोलेंगे आप, मैं खुद पढ़ा दूंगा आप, और नेट में भी डाल दूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मुझे कोई इशूज़ नहीं है। एक ये देख लीजिएगा, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होती है, ठीक है, जिसको बहुत अच्छे से करके आना, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। SRR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, RBI बैंक, सबको करके जाना है इकोनॉमिक्स में। तो इनफ है इसके लिए राकेश जी, ये हो जाएगा, मैं नोट्स दे दूँगा। और अगर आप चाहें तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप भारतीय अर्थव्यवस्था की रमेश सिंह की जो किताब आती है, शायद आप नहीं ले पाए, मैं उसकी चैप्टर्स की जो है जेरेक्स लाकर मैं भेज दूँगा, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा उन लोगों को देख लीजिएगा। देखिए सेम चीज़ है, मैं नोट्स में, इसका पूरा कंपाइल नोट्स है मेरे पास, शॉर्ट फॉर्म में बना हुआ, उसको कर लीजिएगा तो हो जाएगा। वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन, देखिए ग्लोबलाइजेशन यहाँ को है, ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ क्लास 7 8 में मैं पढ़ाते पढ़ाते आ रहा था, तो चिंता ना करें। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, निजीकरण, तो यही सब मैं करना है हमें अच्छे से, फ्लिप्स वर्क्स वर्क कर लेना है, तो हो जाएगा। बाकी मैं आपको जो मटेरियल आपने बोला है, मेरी रणनीति यही है कि मैं अपना नोट से पढ़ता हूँ, और बाकी का मैं
इकोनॉमिक्स की जो किताब है रमेश सिंह, उनसे कुछ कुछ टॉपिक्स को पढ़ूंगा इकोनॉमिक्स के लिए। हिस्ट्री का मैंने बता दिया, इकोनॉमिक्स का बता दिया। चलिए अब मैं ज्योग्राफी का बता देता हूँ आपको। मेरी ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी रहेगी, जितने मेरे छोटे भाई बहन और जो भी भविष्य में तैयारी करेंगे वो भी देख लें, इसी तरह से पढ़ें। कोशिश करें क्लास 7, 8, 9, 10 की किताब को अच्छे से पढ़ें, किसी चैप्टर को पढ़ें नहीं पढ़े, आप जिस भी एग्जाम में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, सोशल साइंस कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हर जगह आपको सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी ही, कम और बेसी, लेकिन सोशल साइंस पढ़नी पड़ेगी। आप इससे भाग नहीं सकते, इसीलिए सोशल साइंस को अच्छे से पढ़िए। मैथ को स्किप कर सकते हैं, इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस नहीं कर सकते। सब विषय का अपना अपना रोल है। चलिए मैं बता दूं, मैं भारत के भूगोल के लिए मैं महेश परनवाल की को प्रेफर कर रहा हूँ। महेश परनवाल की कुछ टॉपिक्स पढ़ता हूँ, प्लस जीसी लियोंग की भी कुछ कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, कुछ कुछ टॉपिक्स को अपनाता हूँ, प्लस मेरे अपने नोट्स है, मैं उसको पढ़ूँगा। तो मेरी स्ट्रेटजी ज्योग्राफी के लिए यही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मैंने बता दिया, इकोनॉमिक भी बता दिया। अब साइंस के लिए मैं बता दूं, साइंस में मेरी स्ट्रेटेजी सच ही और बता दूं आपको, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को बनाता ही नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ और रियली बता रहा हूँ आपको, किसी की शायद मैं नहीं बताता, किसी को बताया जाता है। लोग क्या करते हैं, बोलते हैं और अच्छे से पढ़ो फिजिक्स केमिस्ट्री, और वो 3-4 क्वेश्चन के लिए पूरी हिस्ट्री केमिस्ट्री को करते करते उसकी आधी इधर की सिलेबस अच्छे से नहीं हो पाती और बच्चा फेल हो जाता। तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को बढ़िया से नहीं करता हूँ, और मैं आपसे बायोलॉजी के चैप्टर्स को कर जाता हूँ, जिसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन बना लिया, बहुत है मेरे लिए, और कृषि विज्ञान तकनीक से क्वेश्चन बना लेता हूँ, और साइंस इनफ है मेरे लिए। मेरी फर्स्ट पेपर में टारगेट रहती है कि मैं 60 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लूँ। 15 हिस्ट्री से आते हैं, 15 ज्योग्राफी से, 10 ज्योग्राफी से। करंट अच्छा से करके जाता हूँ, उसमें 15 क्वेश्चन है, और झारखंड टर्न 10 क्वेश्चन है। 15, 10, 25, 10, 35, 15, 10, 25, 10, 35, और इधर 40-50 क्वेश्चन हो गए। और बाकी मैं आपकी करंट देखता हूँ, और वो जो टॉपिक्स था मैंने बताया था मिसलेनियस, उसको करके जाता हूँ। तो लगभग मैं 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन का प्रिपरेशन ही करके जाता हूँ, जिसमें से मेरी टारगेट रहती है कि मैं फर्स्ट पेपर में 60 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लूँ। 60 क्वेश्चन को मैं अगर कर लूँगा तो मैं अपने आप को सिक्योर समझता हूँ, क्योंकि सेकंड पेपर में मुझे 80 के पास आना ही होगा अगर मुझे कट ऑफ में रहना है। और फर्स्ट पेपर में झारखंड वाले लोग जो होते हैं, झारखंड से जो तैयारी कर रहे हैं, उनका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं होता, वो 20, 30, 35, 40 में रह जाते हैं। और हम लोग यहाँ अगर लीड ले लें 20 क्वेश्चन का, तो ऑटोमेटिक है कि उधर से हम दोनों सब्जेक्ट मिलाकर लीड ले लेंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है, और प्रयास वही कीजिएगा, लेकिन अपनी क्वेश्चन बैंक खर्च में रखिए। दूसरा, एक मेंस की टॉपिक थी कल, गवर्नेंस। पीटी में भी है गवर्नेंस, मैंने कहा था। तो मैं ये जहाँ पढ़ता था, मैं वहाँ रियूनियन है, इसमें उनकी टॉपिक्स को मैं पढ़ता हूँ। इन्वायरमेंट, संस्थाएं, जनता, प्रणाली, ये सब देखता हूँ। भारत में ई कॉमर्स, ई प्रशासन क्या है, उनको करता। पंचायती राज, ई राज्य क्या है, ठीक है, मोबाइल गवर्नेंस क्या है, तो ये सबको करना है अच्छे से। CDM चार्टर्ड क्या है, तो ये सबको अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। मैं आपको नोट्स, ये भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई बात नहीं है, आप पढ़िए, ऊपर वाला चाहे आपकी नौकरी हो जाए। RTI, सूचना का अधिकार, तो मैं आपको करवा दूंगा। तो ये बुक्स आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन बैंक है मेरे पास खुद की प्रैक्टिस की, पीटी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, वो मैं किसी से शेयर नहीं करता, ना कभी आज तक किया हूँ, बट मैं वो भी आपको भेज दूंगा, आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें लगभग 1200-1400 क्वेश्चन हैं, इसको कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चंस नहीं बचेगा, पूरी की पूरी PCS लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्ट्रेटेजी यही रहेगी मेरी पीटी की। और दूसरी चीज़ और मैं आपको राय दूंगा कि कुशल मार्गदर्शक से ही मार्गदर्शन लीजिए, ज़्यादा लोगों से इधर उधर मत पूछिए। तो 10 की 10 स्ट्रेटेजी होती है, आप 10 में विचलित होकर घूम जाएंगे। तो जो मैं हर बार बोलता हूँ, अगर मेरे से कोई सफल है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, अगर वो वो आपको मिल रहे हैं, वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो उनकी रणनीति को मानिए। उनके नीचे जो मैं हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर मैं मिल रहा हूँ तो मेरे से बात कीजिए। मैं भी नहीं मिल पा रहा हूँ किन्हीं को,
इंटरव्यूअर कोई नहीं मिल पा रहा है, कोई मेंस लिखा हुआ बंदा मिल रहा है, तो आप उसकी बात को सुनिए। बस जज आपको करना है कि सामने वाला ईमानदारी से आपको गाइड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आजकल हाथी के दांत खाने के कोई होते हैं और दिखाने के कुछ और। उसी तरह की लोगों की भावना हो गई है, देखने को सब ऐसे ही बोलते हैं और करते हैं कुछ और है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज़रूर वैसे लोगों को खोजिए, कोई निकट हो तो आप उनसे मिलिए, नहीं तो मैं हूँ, मेरे नंबर है ही आपके पास, आप मुझसे पढ़ ले सकते हैं। ठीक है। आगे आपकी डिमांड थी कि मैं पढ़ाऊँ भी कुछ चैप्टर्स, तो एक वीडियो में पढ़ाना ये लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कुछ पत्र आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है। आप अपने टॉपिक्स नहीं बताया, नहीं तो मैं टॉपिक से ही पढ़ा देता कुछ। चलिए कोई बात नहीं है, इकोनॉमिक्स पे ही बता दो। मैं चाहता था बढ़िया से, मतलब मैं जैसे अब अपनी तैयारी धीरे धीरे चालू कर रहा हूँ, मेरे भी हाथ जो है घटना हो गई, क्या करें। लेकिन लगे रहिए, धैर्य रखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, और सबों का भला करते रहिए। किसी के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। किसी को तकलीफ़ ना दीजिए, ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया जाता। दूसरा चीज़ ये देखिए, मैं टॉपिक्स के बारे में थोड़ा आपको चर्चा कर देता हूँ अभी। चलिए मैं टॉपिक्स आपको थोड़ा पढ़ा देता हूँ। राइट, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। राइट, थोड़ा जल्दी जल्दी समझते हैं हम लोग ना। आप हिंदी मीडियम के हैं विद्यार्थी, तो मैं हिंदी में ही पूरी अच्छे से रखे से समझने का प्रयास करूँगा। प्रयास कीजिएगा समझने का, और डायग्राम बनाते चलिएगा। कभी लिखने का प्रयास नहीं किया, मैं नोट्स भेज दूँगा, मैं नोट्स में डायग्राम बना हुआ है, आपको ऐसी दिक्कत समझिएगा। देखिए, उत्पादन के आधार पर, मतलब उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। ठीक, इकोनॉमी को हम लोग प्रोडक्शन के हिसाब से 3 भाग में बांटते हैं, कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है, ये निजी क्षेत्रों के लिए होता है। ठीक है, मतलब पूंजीवादी लोग केवल प्रॉफिट को सोचते हैं। ठीक है, तमाम निर्णय निजी क्षेत्र के द्वारा ही होगा। उत्पादन कैसे करना है, क्या करना है, सब उन्हीं के हाथ पर रहता है। किस मूल्य में बाजार में बेचना, ये भी उन्हीं के हाथ में रहता है। टोटल चीज़ की पावर उन्हीं के हाथों में रहती है, उन्हें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वहाँ सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, वो केवल और केवल लाभ के उद्देश्य से किया जाता है सब। ठीक है, सरकारी चीज़ कुछ भी होती, देखते होंगे आप लोग, सरकार कुछ भी दे रही, गेहूँ दे रही है, चावल दे रही है, 2 रुपये 3 रुपये 10 रुपये में दे रही, वो लाभ के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, वो समाजवादी, समाज की बेहतर के लिए कर रहे हैं। उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं था। लेकिन पूंजीवादी लोगों का जो भी वो करेंगे, पूंजीवादी लोग, कैपिटलिस्ट लोग, वो केवल और केवल प्रॉफिट को देख कर करेंगे। उनके प्रॉफिट अगर उन्हें वहाँ लगेगा, यहाँ से प्रॉफिट है तो वहाँ वो लगाएंगे वहाँ पैसा, प्रॉफिट नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। तो एक चीज़ समझ लीजिए, ऐसे याद कीजिए, जहाँ प्रॉफिट है पूंजीवादी वहीं है। ठीक है, इसको और अच्छी तरह याद कर सकते हैं और एक क्लू से, कि जो जिनके पास पैसा है वो केवल पैसा प्रॉफिट को देख के ही लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया। जहाँ उन्हें लगेगा कि मुझसे यहाँ से फ़ायदा है, वहीं वो पूंजीवादी लोग घुसते। वो कभी भी आपका भला या ज़्यादा सोशली ये सब करना, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे अच्छाई, ये सब करने की वो नहीं सोचते।
टोटल की टोटल चीज़ प्रॉफिट, उनका गोल, उनका टोटल हेड गोल जो होता है प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कमाना ही उनका उद्देश्य है पूंजीवादी का, ठीक है। तो यही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा, ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अहस्थ नीति पर काम करता है। अहस्थ नीति मतलब किसी तरह का कि कोई सरकार का हस्तक्षेप इस पर नहीं होगा। वो जो चाहेंगे, जिस रेट पर चाहेंगे अपनी रख सकते हैं। जैसे एक मैगी उन्होंने बनाया, अगर मैगी बनाया या समथिंग कोई नूडल्स बनाया, बनाने में मुझे जो भी खर्चा है, 2 रुपये 4 रुपये 10 रहा है और 10 रुपये है, और वो अगर 100 रुपये में बेच रहे हैं तो भी सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करती। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसकी, अगर आप जाएंगे, मैं अभी बोर्ड में पढ़ाता तो अच्छे से आपको डायग्राम बना देता, बट आप समझिए, पूरी तरह से समझ जाएंगे कि इसमें क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि आर्थिक असमानता पाया जाएगा, ठीक है। आर्थिक असमानता मतलब कॉस्ट कम है, वो तो सिर्फ लाभ ही लाभ देखेंगे, केवल और केवल लाभ, अपना लाभ, बाकी कुछ नहीं देखते। लेकिन समाजवादी में क्या होगा, तमाम जितना भी डिसीजन है वो सरकार के हाथ में होगी, और सरकार का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं, क्योंकि वोट की राजनीति है। सरकार हमेशा चाहेगी कि हम फिर से, हमें 5 साल बाद वोट में जाना है, फिर से वहाँ से जीत कर आना है, तो उनका उद्देश्य जनता की सेवा होती है। उनका सार्वजनिक क्षेत्र का हित करना होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, तो केवल और केवल जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज और कल्याण का हित को लेकर के, जैसे रोड बनते, ये बनते, ये सब क्या है, सब समाज के हित के लिए क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना, कितना करना, केवल ये सब कुछ सरकार के हाथों में रहता है। निजी वर्ग का कुछ भी वहाँ अस्तित्व नहीं रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसएसआर, सोवियत संघ। अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरी बात को समझेंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे से पर्सनली फिर कॉल कर लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। आप वीडियो कॉल से मुझसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर मैं उसे पूरी बोर्ड में समझाऊंगा। तो सोशलिस्ट का टोटल उद्देश्य क्या होता है कि सरकार की हस्तक्षेप होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, उनका लाभ का उद्देश्य नहीं होता, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कितना उत्पादन करना, क्या करना, कैसे करना, सब सरकार का निर्णय होता है, तीसरा। जबकि पूंजीवादी में नहीं होता है, सब टोटल चीज़ पूंजीवादी के हाथ में होता है। दोनों को डिफरेंस बनाकर, चार्ट बनाकर लिखते जाइएगा, पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। वो केवल पर्सनली सोचता है कि हमें लाभ कमाना है, हमें लाभ कमाना। लेकिन समाजवादी में क्या होता है, हम लोग वो सबका सोचते हैं, ठीक है, सामूहिक हित सोचते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है कि हमें समाज का भला करना है, ठीक है, इसलिए इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे सोवियत संघ मैंने बता ही दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी और समाजवादी के दोनों का मिश्रण आता है, उसे ही निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है, उसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बैंक्स आपने सुना होगा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिक्स करके हो गए, ठीक है। जैसे भारत, पाक, श्रीलंका, ऐसे मिल के जो करते हैं, कुछ कहीं बड़ी डैम बनाई, ये करना, या कोई रोड्स बनाना, या कोई पाइपलाइन बिछाना, तो ये तो क्या मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो भारत इसी में आता है एग्जाम्पल, मिक्स्ड इकोनॉमी में भारत में हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं। और विकास के आधार पर अगर हम लोग करेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण डेवलप्ड के हिसाब से, ये भी 7 क्लास में ही है या 8 में था, मैं पढ़ाया था बहुत अच्छे से। विकसित और विकासशील इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस है, तो फिर मैं इसे आगे आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वीडियोस लंबे हो रहे हैं और मुझे थोड़ा काम में जाना है, इसलिए सॉरी। आपको ये 3 टॉपिक्स तो आप समझ गए होंगे, तो अच्छे से रखिए। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित इकोनॉमी। मिश्रित का एग्जाम्पल भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, जहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिलाव होता है, दोनों मिले हुए रहते हैं।
जबकि पूंजीवादी अगर बोलिएगा तो अमेरिका, वो केवल और केवल प्रॉफिट के हिसाब से ही काम करेगा। और समाजवादी का लेंगे तो हम लोग यूएसएसआर। फ्रेंड ये एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। अब हम मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। पूंजीवादी का उद्देश्य केवल लाभ कमाना, समाजवादी का उद्देश्य जनता की सेवा, सबों वर्गों का हित, सामूहिक उत्तरदायित्व। पॉइंट तो लिखते जाइएगा इधर उधर करके, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ मैं चाहूँगा कि अभी तो मैं आपको इतना ही समझा पाऊँगा राकेश जी। आगे बहुत से टॉपिक्स हैं, मैं धीरे धीरे बताऊँगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो जी टॉप किए हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी स्कूल्स वालों को बहुत बहुत बधाई जो आपके बच्चे इतने सफल हुए। बहुत खुशी का बात है पालोजरी के लिए। और दूसरी चीज़, जल्द ही हम लोग संकल्प कोचिंग को लॉन्च कर देंगे। जो जो एडमिशन्स लिए हैं अच्छी बात है, आप लीजिए, पढ़िए आराम से। हमारे आर्यभट्ट कोचिंग जो अब संकल्प कोचिंग बन गया है, उनके वहाँ से भी आज मुझे बता रहे थे वो 23-24 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है, तो फर्स्ट डिवीज़न किए हैं वो लोग भी। तो बहुत खुशी की बात है कि हम बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे मेहनत कर लोग निकल रहे हैं, स्कूल से इतने मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अल्टीमेट पढ़ लिख कर एक सफल नौकरी करना है, नौकरी पाना है, समाज में इज्जत बढ़ाना है, पिता माता का सर ऊंचा करना है। तो इसी के लिए मैं बार बार चाहता हूँ कि आप अपना गोल फोकस अच्छे से कीजिए। जहाँ हमारी मदद चाहिए, रात दिन जब चाहिए, हम लोग आपके लिए खड़े हैं। जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े, कुछ भी हेल्प चाहिए, सर कैसे होगा, कहाँ से पढ़ें, आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, क्लास 10th के जो पास आउट हो गए हैं वो अगर चाहें हमारे पास एडमिशन लेना, एसकेएम यूनिवर्सिटी की जितनी भी कॉलेज हैं, उनके अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनमें हम हमारा सहयोग करेंगे आपका एडमिशन लेने में। आपको समय पर जो है जो उनका जो भी एग्ज़ाम्स का डेट उट आएगा, जो भी कुछ आएगा, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी बनाना होगा, जैसे करना होगा, सब में आपको हेल्प करेंगे। प्लस क्या है, कॉलेज में ही आपकी बीए की क्लास तो हो जाएगी, हिस्ट्री ऑनर्स की हो जाएगी, बीए जनरल की हो जाएगी, 11-12 आर्ट्स की हो जाएगी, तो आप आराम से कर सकते हैं। साइंस की बात चल रही है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, ना ही झूठ बोलकर आपको बरगलाना चाहता हूँ। साइंस की भी बात चल रही है, जैसे हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि साइंस के लिए भी आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो आर्ट्स की तो अभी कंफर्म है, क्योंकि हमारा टारगेट जेपीसी की तरफ है, जेएसएससी की तरफ है। जेएसएससी की भी जो एग्ज़ाम्स आएंगे सीजीएल वगैरह, उनके लिए भी बताएंगे, क्योंकि वहाँ भी यही सब है। आप अगर जेपीसी की तैयारी कर लीजिएगा तो जेएसएससी की ऑलरेडी हो जाएगी। बस वहाँ थोड़ा मैथ रीजनिंग रहता है, बाकी कुछ वैसा नहीं है। तो बहुत बहुत आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है हम लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी सोचा नहीं था कि आप लोग इतना लाइक करेंगे हम लोग को। संकल्प कोचिंग इतनी जल्दी कुछ ही समय में काफ़ी ऊपर आ गया है और काफ़ी लोग चर्चित भी हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। और कुछ भी आपको हमसे शिकायत है, कुछ भी है मन में, आप हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं। प्लस जो डेमो देंगे आप उनको देखकर पढ़िए, अगर समझ में आए तो लीजिए एडमिशन, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर एक चीज़ और बता दें, अगर आप एडमिशन ले भी लिए हैं और अगर आपके बच्चे, हमें 1-2 महीने में लगेंगे कि हम बहुत कमज़ोर है, नहीं सक रहे हैं, इनको पढ़ाने में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो हम आपको बच्चे मतलब संकल्प से हम उनको बाहर कर देंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, हम लोग अपनी पढ़ाई के दौरान ही पढ़ा रहे हैं कि आप हमारे साथ अभी जुड़कर पढ़ लीजिए। तो इसीलिए अगर वैसे बच्चे आप नहीं जानते हैं, आप आइए, हमारे फैकल्टी 20 बार समझाएंगे, 25 बार समझाएंगे, लेकिन अब आपको कुछ अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वैसे बच्चे को संकल्प नहीं रखेगा, रिटर्न कर देगा और गार्जियंस को उनका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर बता देगा। ये हमारे फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो नो डाउट आप आकर देख लीजिए, सब डेमोज़ देख लीजिए, 2 दिन देंगे डेमोज़। और हमारा वो सेंटर जो है हाई स्कूल वाला ऑलरेडी रनिंग है और
बहुत बहुत बधाई। वहाँ से भी 25-23-24 फर्स्ट डिवीज़न है, मुझे आज पता चला 10th में। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, आज हमसे जो जुड़ रहे हैं वो भी मेहनती हैं। तबरेज़ जी भी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी मेहनती हैं वो। मैं उनका क्लास 1-2 देखा भी हूँ उनको लेते हुए। तो ठीक है, सभी टीचर्स हमारे यहाँ अच्छे हैं। अब रही बात, तो जेपीसी की भी हम लोग पढ़ाने चालू कर देंगे थोड़ी थोड़ी कर मैं चालू कर दूंगा पढ़ाने, क्योंकि मैंने खुद की भी तैयारी चालू कर दी है। तो इसी बहाने मैं आप लोगों को भी पढ़ाना चालू कर दूंगा। ऑनलाइन मेरी आप ऐप में देख सकते हैं क्लासेस। ऐप में आप फीस को देकर ही देख पाइएगा जीपीएससी में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यूट्यूब को आप मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। संकल्प कोचिंग पालोजरी के नाम से है, संकल्प कोचिंग सेंटर पालोजरी के नाम से। फेसबुक में आप कर लीजिए हमें ऐड, और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन ऐप में क्या है कि वीडियोस पेड वर्जन में है, कुछ कुछ फ्रीज है, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। और फिर मिलते हैं, फिर राकेश जी आपको बताते हैं कैसे होगा। धन्यवाद, जो आप जैसे लोग संकल्प से जुड़े और हमें अपनी बात को, अपनी मजबूरियों को शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। हम आपके किसी भी हद तक काम आए, बहुत खुशी होगी। ऊपर वाले आपको सच में फिर से कह रहा हूँ कि आप सक्सेस हों, और माँ बाप का अपना जो आप सेवा कर रहे हैं करते रहिए। एक न एक दिन आप ज़रूर सफल होइएगा, प्रयत्नशील रहिए। धन्यवाद, जोहार।